नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आजकल ढेर सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं, जैसे नेट है, पीजीटी है, यूपी पीजीटी है, हरियाणा सेट है, उसके बाद और भी एग्ज़ाम विभिन्न इंस्टीट्यूट के लगे हुए हैं। तो इसके मद्देनज़र अब हम सब्जेक्ट के साथ साथ सब्जेक्ट के डिटेल्स पढ़ने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। जो पहला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, ये दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने 20 प्रश्नों को सॉल्व कराया था और दूसरे वीडियो में हम 20 प्रश्नों को देखेंगे। तो इसमें मेरा पहला प्रश्न है, किसका मानना है कि समाजशास्त्रियों को प्राथमिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया के स्वरूपों और प्रकारों का अध्ययन करना चाहिए? समाजशास्त्रियों को किसका अध्ययन करना चाहिए? सामाजिक अंतःक्रिया के स्वरूपों का और प्रकारों का अध्ययन करना चाहिए। तो यह परिभाषा भी उस विद्वान की है, उस परिभाषा को ही विभिन्न प्रकार से बदल करके इन्होंने दिया है कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक स्वरूपों का अध्ययन करता है। ऐसी परिभाषा किसकी है? जॉर्ज सीमेंट की है। उसी परिभाषा को ही इसने तोड़ करके व्याख्या कर दिया है कि समाजशास्त्रियों को सामाजिक अंतःक्रिया के स्वरूपों और प्रकारों का अध्ययन करना चाहिए। तो यह जो है जॉर्ज सीमेंट ने दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न है आज का, यानी 22 प्रश्न। पिछली वीडियो में हमने 20 प्रश्न सॉल्व किया था, तो 20 प्रश्न इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो 21वां प्रश्न था, ये दूसरा प्रश्न जो है 22वां प्रश्न होगा। भारत में जो है स्टारबक्स कॉफी हाउस की उपस्थिति। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि स्टारबक्स कॉफी हाउस भारत में स्थापित हुए हैं। तो यह किस प्रकार की संस्कृति का विकास हो रहा है, यह पूछा हुआ है। तो यह जो है मुख्य रूप से वैश्वीकरण, किसी भी विश्व के एक स्थान से दूसरे स्थान पर सिमटता जा रहा है, ऐसे स्थिति को, ऐसी संस्कृति को, ऐसे कल्चर को हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन एक समिति की विशेषता नहीं है? ध्यान रखिएगा, जब समिति को हम पढ़ा रहे थे डिस्क्रिप्टिव वाले टॉपिक में, तो मैंने बताया था कि समिति की ढेर सारी विशेषताएं होती हैं। उसमें से 4 विशेषताएं यहाँ लिखी हुई हैं, 3 विशेषताएं सही हैं, 1 विशेषताएं गलत है। तो उसी को ढूंढना है। जैसा कि मैंने समिति को पढ़ाते समय बताया था कि समिति किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों का एक समूह है और उसके साथ साथ इस समिति में पारस्परिक सहयोग पाया जाता है। तो 3 तो सामने दिख रहे हैं कि समिति की विशेषताएं हैं। एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, व्यक्तियों का समूह होता है और पारस्परिक रूप से सहयोग पाया जाता है। और एक विशेषता मैंने मुख्य रूप से नोट करने की बात किया था वहाँ पे कि सदस्यता जो होती है ऐच्छिक होती है। क्यों ऐच्छिक होती है? कि जिस समिति में हमारे उद्देश्य पूरे हो रहे होते हैं उस समिति के हम सदस्य बनेंगे। जिस समिति में हमारे उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे हैं हम उसके समिति के सदस्य नहीं बनेंगे। उद्देश्य, क्योंकि विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रख करके समिति बनाई जाती है। तो समिति हमेशा व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होता है, यानी ऐच्छिक होती है, सदस्यता अनिवार्य नहीं होती है। तो इसमें सी ऑप्शन जो होता है वह सही हो जाएगा कि समिति की यह विशेषता नहीं है। समिति की विशेषता ऐच्छिक होती है, न कि अनिवार्य सदस्यता। अगला प्रश्न है, धन शोधन निवारण अधिनियम। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में जो है पारित हुआ था। यह लागू कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, यह बहुत लंबे समय के बाद लागू हुआ था। इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब पारित जो है 2002 में हो गया था तो संभावना है कि 2003 में लागू हो गया होगा। तो यह बात गलत है। यह 2005 में 1 जुलाई 2005 को लागू हुआ था, 3 सालों बाद लागू हुआ था। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, यह पास तो 2002 में हुआ था लेकिन लागू जो होता है यह 2005
1 जुलाई 2005 को लागू होता है। अगला है रुडोल्फ के अनुसार बुला कैटलिस्ट का तात्पर्य क्या है। रुडोल्फ दो विद्वान हैं, उनके अनुसार बुला कैटलिस्ट का तात्पर्य क्या होता है। तो रुडोल्फ ने बुला कैटलिस्ट के लिए मध्यम किसानों के उल्लेख करने के लिए जो है उन्होंने बुला कैटलिस्ट की बात की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस चरण में अनुभविक ज्ञान इंपीरिकल नॉलेज का उपयोग सामाजिक विश्व को समझने और बेहतर समाज बनाने के लिए किया जाता है। यह पूछ रहे हैं कि किस चरण में अनुभविक ज्ञान का उपयोग सामाजिक विश्व को समझने के लिए और समाज को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। तो यह जो होता है हमारा प्रत्यक्षवादी चरण में किया जाता है। जब हम वैज्ञानिक स्तर पर पहुंचेंगे तो इस प्रकार के नॉलेज का उपयोग किया जाएगा। अगला है बी सामान्य व्यवहार सिर्फ ऐसा व्यवहार नहीं है जो मानदंडों का उल्लंघन करता है। यह एक ऐसा व्यवहार है जिसका उल्लंघन करता उसकी ओर उन्मुख होकर के करता है। यह अभिप्रेरित उल्लंघन है। किसका कथन है? यह एक कथन है, विचार है। बी सामान्य व्यवहार सिर्फ ऐसा व्यवहार नहीं है। यह परिभाषा है। बी सामान्य व्यवहार सिर्फ ऐसा व्यवहार नहीं है जो मानदंड का उल्लंघन करता है। यह एक ऐसा व्यवहार है जिसका उल्लंघन करता उसकी ओर उन्मुख होकर के, यानी कि जानबूझ करके उल्लंघन करता है और यह अभिप्रेत उल्लंघन होता है। यह किसका कथन है? तो यह जो है H.M. जॉनसन ने इस प्रकार का बी सामान्यीकरण की परिभाषा को दिया हुआ है। H.M. जॉनसन ने। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के तरीकों की व्याख्या किस पुस्तक में की है। अब आप लोगों को बता दें कि कार्ल मार्क्स ने कई पुस्तकें लिखी हैं। कई पुस्तक कार्ल मार्क्स और एंजल के साथ लिखी हुई हैं, तो इनके ढेर सारे सिद्धांत हैं। तो यह पूछ रहा है कि कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के तरीके का उल्लेख किस पुस्तक में किया है। तो उत्पादन के तरीके का उल्लेख उन्होंने किया है ए कंट्रीब्यूशन टू क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में। कार्ल मार्क्स ने एक उत्पादक के तरीकों की व्याख्या जो है द कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में इसका उल्लेख किया हुआ है। अगला प्रश्न है पीरो बोर्दियो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक विशेष प्रकार के पर्यावरण जैसे वर्गीय स्थिति की अस्तित्व विशेषताओं को भौगोलिक स्थिति की निर्णायक इकाई वाली संरचना से उत्पादित होती है। तो पीरो बोर्दियो ने इसका उल्लेख जो किया है वह हैबिट है। हैबिट की बात करते हैं पीरो बोर्दियो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन दो सिद्धांतों जो गैर तार्किक सिद्धांतों के रूप में हैं के मध्य वेलफेयर प्लेटो ने अंतर स्थापित किया है। किसके मध्य वेलफेयर प्लेटो ने अंतर स्थापित किया है? तो वह आभासी वैज्ञानिक सिद्धांत और जो है श्रेष्ठ होते अनुभव सिद्धांत के मध्य में क्या किया है? उन्होंने अंतर किया है। तो हमारा ए विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सामंजस्य की विधि में सांस्कृतिक लक्ष्यों को स्वीकृत किया गया है और संस्थागत संसाधनों को क्या किया गया है? अस्वीकृत किया गया है। तो उसे क्या कहा जाता है? यह जो है मर्टन द्वारा एनेमू के संदर्भ में 5 प्रकार के लक्ष्य और संस्थागत साधनों के संबंध बताया हुआ है। तो उसमें से ये पूछ रहा है कि जिसमें हम क्या करते हैं? सांस्कृतिक लक्ष्यों को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं और संस्थागत साधनों को क्या करते हैं? अस्वीकृत करते हैं। सांस्कृतिक लक्ष्य को हम मानते हैं, संस्थागत साधन जो होते हैं उसे हम नहीं मानते। तो ऐसे सिद्धांत में हम क्या करते हैं? इसे नवाचार के नाम से जानते हैं। नवाचार में हम क्या करते हैं? लक्ष्य को स्वीकार करते हैं, प्लस लगाते हैं निशान, और संस्थागत साधनों को नहीं मानते हैं। तो यह हो जाता है हमारा नवाचार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है
गुल्डनर के विचारों में निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी समाज के अंतर्राष्ट्रीय विकास का मुख्य दौर गलत है? इसमें से पूछ रहे हैं कि एल्विन गुल्डनर ने बताया कि पश्चिमी समाज के अंतर्राष्ट्रीय विकास का मुख्य दौर गलत है। तो इसमें से सभी सही हैं, सिर्फ एक गलत है, वह है परंपरागत समाजशास्त्र जो है यह गलत है, बाकी जो है क्या है, सही है। तो विकल्प हमारा सी जो होता है यह सही हो जाता है। अगला है जॉर्ज सीमल के अनुसार अंतःक्रिया के साधनों में एक रूपता उत्पन्न होती है क्योंकि उनमें विद्यमान है। जॉर्ज सीमल कह रहे हैं कि अंतःक्रिया के साधनों में क्या होती है, एक रूपता आती है। तो यह क्यों आती है? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, विकल्प ए सही है, विनिमय पाया जाता है, इसकी वजह से क्या आती है, एक रूपता आती है। अगला प्रश्न है, यह किसका मत है कि वर्ड मॉडल जो है जात की गलत और विकृत छवि देता है? यह किसने कहा कि वर्ण के माध्यम से जात की व्याख्या करते हैं, यह जो है गलत और विकृत छवि देता है। तो इस प्रकार की व्याख्या करने वाले जो है हमारे श्रीनिवास हैं, श्रीनिवास ने बताया था कि वर्ण मॉडल जात की गलत छवि प्रस्तुत करता है। तो इसमें बी विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह किनका मत है, समाजशास्त्रियों को अपनी विषय वस्तु सभी मानव क्रियाओं में उपस्थित लगती है, परंतु इन क्रियाओं के सभी पक्ष विषय वस्तु को निर्मित नहीं करते हैं। यह विचार जो है पीटर बर्जर का है। पीटर बर्जर यानी विकल्प सी सही हो जाता है हमारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान ने आश्रम को पड़ाव या विश्राम स्थल कहा है? जो हिंदू आश्रम व्यवस्था में, वर्णाश्रम व्यवस्था में जो है वो आश्रम व्यवस्था को क्या कहा है, उन्होंने पड़ाव कहा है या विश्राम स्थल कहा है। यह किसने कहा है? तो यह जो है पी.एच. प्रभु ने कहा है। तो इस प्रकार हमारा ए विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बी.एस. गुहा के अनुसार भारतीय जनसंख्या कितने प्रजाति समूहों में बनी है? ध्यान दीजिएगा, भारतीय जनसंख्या को प्रजाति के आधार पर दो विद्वानों ने बांटा हुआ है। दो विद्वानों का बार बार यह प्रश्न आता भी है। तो बी.एस. गुहा ने जो है 6 भागों में विभाजित किया है। तो इस प्रकार हमारा विकल्प हो जाता है बी विकल्प सही हो जाता है। एक दूसरे विद्वान है रिजले जो विद्वान है, उन्होंने भारतीय प्रजातियों को 7 भागों में विभाजित किया हुआ है। तो यह ध्यान रखिएगा, यदि रिजले के नाम से पूछा जाए तो 7 बताना है, और अगर बी.एस. गुहा के बारे में पूछा जाए कि बी.एस. गुहा ने भारतीय प्रजातियों कितने प्रजातियों में बांटा है, तो 6 प्रजातियों में बांटा हुआ है। तो इस प्रकार से विकल्प बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने ग्राम समुदाय में श्रम विभाजन के संदर्भ में पदानुक्रम पारस्परिकता की बात करते हैं? ग्रामीण समुदाय के श्रम विभाजन के संदर्भ में पदानुक्रम पारस्परिकता की बात किसने किया है? तो यह विद्वान है भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य के अध्ययन करने वाले लुई ड्यूमा है। लुई ड्यूमा ने पदानुक्रम पारस्परिकता की बात करते हैं। तो इस प्रकार हमारा ए विकल्प सही हो जाता है। अगला है, निम्न में से किसने अलगाव की अवधारणा को 5 मनोवैज्ञानिक घटकों में बांटा है? अलगाव की अवधारणा को 5 मनोवैज्ञानिक घटकों में किसने बांटा है? तो हमारा विकल्प ए सही है। एम. सीमन ने 5 मनोवैज्ञानिक घटकों में बांटा हुआ है। तो विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पितृसत्ता का वह रूप, पहली बात क्या है, पितृसत्ता का वह रूप जिसमें पितृसत्ता वर्ग और उत्पादक संबंधों के माध्यम से संचालित होती है, उसे क्या कहा जाता है? पितृसत्ता, जो पितृसत्ता वर्ग और उत्पादक संबंधों के माध्यम से संचालित होती है, उसे हम क्या कहते हैं?
पूंजीवादी पितृसत्ता, यानी कि सी अब विकल्प हमारा सही हो जाता है, पूंजीवादी पितृसत्ता। तो इस प्रकार से यह बहुविकल्पी प्रश्न के वीडियो का दूसरा सीरीज भी पूर्ण होता है। आप लोगों को यदि इन सभी प्रश्नों में से किसी प्रश्नों में कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।